नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात होगी कर्नाटक की और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस खूब मजे ले रही है, उस पर चुटकियां ले रही है। कांग्रेस ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है, देखा आपने, जो कहा था वही हुआ। कर्नाटक बीजेपी में भगदड़, इस्तीफों की बारिश और तमाम नामों का जिक्र किया है। साथ में नीचे नोट में यह भी लिख दिया है कि ये लिस्ट समय के साथ बढ़ती रहेगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इनसे खुश है, लेकिन सवाल यह है कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये भगदड़ कैसे मच गई, लोग ऐसे आपाधापी में जाने क्यों लगे, कई नेता रोने क्यों लग गए, दिल्ली क्यों बुलाया जाने लगा कई नेताओं को, तमाम सवाल है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, क्या कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी जो एक मतलब कहा जाता है बड़ा एक ऐसे वे में काम करती है, बड़ा संयुक्त रूप से मिलकर, उसमें इस तरह की भगदड़, इस तरह से नेता कोई रो रहा है, कोई दिल्ली बुलाया जा रहा है, ये सब क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में? देखिए, अभी तक जो 10 मई को चुनाव होने हैं, उस चुनाव के लिए टिकटों की घोषणा में जितने दिन लगने चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अभी तक टिकटें आ जानी चाहिए। 224 टिकटों की घोषणा होनी है, 212 की हो चुकी है, यानी कि 12 की लिस्ट अभी भी बची हुई है। और ये जो 224 टिकटें हैं, इसमें कांग्रेस ने शुरुआत की थी, बहुत सी टिकटें उसने पहले घोषित की और उसकी कई लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन वो लिस्ट निकालती जा रही थी और ये कहती जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा, बहुत मुश्किल में है, बहुत खींचतान मची है उनके अंदर और उनके लिए टिकट बांटना आसान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ पर परेशान है। किसी की टिकट कट रही है, कोई सीट बदलना चाह रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तो उस वक्त लग रहा था कि चलिए ये तो राजनीतिक दल हैं, ऐसे बोलेंगे ही। लेकिन जब टिकटें आई हैं और उन टिकटों के वितरण में जो फॉर्मूला लगाया गया है, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी खेमे में शायद कोई डर का माहौल है, इस तरह की तस्वीर सामने आने लगी है। जो 212 सामने आए हैं नाम, उन 212 नामों में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 52 नाम जो हैं वो तो बिल्कुल नए हैं। हाँ, एकदम नए नाम। और इतना ही नहीं, 12 नाम ऐसे हैं जो कि मौजूदा एमएलएज के हैं ही नहीं। अभी तक 12 नाम हैं ही नहीं, यानी कि सिटिंग के भी टिकट काटे जा रहे हैं। और जो दावेदार थे, कभी लड़े नहीं थे, उनको मौका दिया जा रहा है दावेदारों के बदले। 52 नाम बिल्कुल नए नाम। अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला पहले गुजरात में देखा कि किस तरह से जो वहाँ 1-2 बार से हार रहे हैं या सिटिंग लोग हैं, उन सबको हटा देती है बीजेपी और कोशिश करती है कि नए नाम, नए चेहरों को लेकर के सामने आए। 25% करीब करीब वहाँ से हटाए जा रहे हैं, या तो दावेदारों के नाम जो मान लीजिए पिछली दफ़ा दूसरे नंबर पे आए थे, या जो सिटिंग है, इन सबों में से इन नामों को जब हटाया गया है तो 25% से ज़्यादा नए लोग लड़ाए जा रहे हैं। तो जाहिर है जो इतने साल पार्टी में रहे हैं उन्हें तो बुरा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। और उनकी नाराज़गी का स्तर क्या है? क्या वो पार्टी डिसिप्लिन के अंदर बंधे हैं, या फिर उन्होंने वहाँ पर जो बगावत का झंडा है वो बुलंद कर दिया है? तो कर्नाटक में कम से कम, कर्नाटक दक्षिण भारत है, भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है उसका मूल प्रदेश जो है वो उत्तर है, विंध्य पर्वतमाला की इस तरफ है। दक्षिण की तरफ जो है वहाँ एकमात्र राज्य कर्नाटक है। वहाँ पर शायद डिसिप्लिन का उस तरह से असर नहीं है, और इसी की वजह हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग बाहर आकर के अपनी बातें कह रहे हैं मीडिया में। बहुत से लोग जो कि सिटिंग एमएलए हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं। हालांकि इस्तीफों को लेकर पार्टी में, वो कोई भी पार्टी हो, जिसको टिकट नहीं मिलता है वो अपनी नाराजगी व्यक्त करता ही है, लेकिन पार्टी देखती है कि हम कहाँ पर मजबूत हैं, कैसे मजबूत हों।
भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को वहां पर संतुलित नहीं कर पा रही है, क्या ये मानकर चला जाए? और इसका देखिए, ये जो शायद आगे भुगतना, हाँ, ये जो भाषण देने वाले लोग हैं बाहर आकर के मीडिया में, इन्हें पार्टी ने नहीं समझा कि ये उपयुक्त हैं, तभी तो इनके टिकट कट गए। अब ये एक आकलन है, और जैसे लक्ष्मण सावदी का नाम लेता हूँ, वो बड़े नेता हैं और वहीं से सिलसिला शुरू होता है। लक्ष्मण सावदी की टिकट कटी। अब ये ऐसे नेता हैं जो अच्छा ओहदा रखते थे। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनकी टिकट कट गई। तो ये हैवी वेट हैं। जगदीश सेठार, अभी तक उनका नाम आया ही नहीं है। क्या आखिरी के 12 में आएगा? 6 बार के विधायक हैं, और जो धारवाड़ क्षेत्र है उस क्षेत्र में इनकी रसूख है, पहचान है। 6 बार के विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सेठार, उनका नाम नहीं आया है अभी तक टिकट पे। ईश्वरप्पा मंत्री रह चुके हैं, उन्हें कहा कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, और उनकी सीट से अभी तक घोषणा नहीं हुई है। क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे जो मंत्री रहे हैं? इससे तो सरकार में कॉन्फिडेंस लोगों का हिलता है ना, कि अगर कोई सर्विंग मिनिस्टर नहीं लड़ता है तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि हमारे पास तो चेहरा है जिस पे हम लड़ना चाहते हैं, लड़ते हैं हर बार, वो केंद्र में हो या फिर राज्यों में हो, हम उसके बल पर तो जीत ही जाएंगे जिनको जीतना होगा। ये जो 1-2 नेता है जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये एक आकलन है कि मोदी जी अगर जाते हैं वहाँ तो जाहिर है कि उनको देख करके वोट्स आती हैं, पर मत भूलिए कि ये विधानसभा के चुनाव हैं, और विधानसभा के चुनाव में जो लोकल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखिए कि बोमाई सरकार के खिलाफ 40% सरकार, इसका एक नारा दे दिया गया कि भाई हर कॉन्ट्रैक्ट में 40% ये मांगते हैं। अब ये इतनी तेजी से पकड़ा, ये जो आरोप लगाने वाला नारा था 40% गवर्नमेंट, बोमाई गवर्नमेंट, 40% गवर्नमेंट, लोगों को यकीन नहीं था कि इतनी तेजी से ये इतना प्रचलित हो जाएगा, और सब लोग 40% गवर्नमेंट कहने लग गए। हालांकि उस परसेप्शन को बदलने की बहुत कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ये जो कॉल दिया गया था, ये दरअसल वो जो राजकीय ठेकेदार, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके एसोसिएशन की तरफ से दे दिया गया था, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को लेना होता है। तो उनकी तरफ से अगर कुछ ऐसी बात कह दी जाए कि भाई ये सरकार के मंत्रालय जो हैं वो 40% ले लेते हैं कट, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लोगों को सहसा विश्वास हो गया। भ्रष्टाचार का एक आरोप चस्पा हो चुका है बोमाई गवर्नमेंट पर। उसके अलावा देखिए, हर पैंतरा अपनाया जा रहा है जिससे जल्दीबाजी दिख रही है। जैसे आखिर में अभी आपने देखा रिजर्वेशन ऑफ द मुस्लिम्स, 4% रिजर्वेशन वहाँ मुसलमानों को मिला हुआ था, वो कितना सही था कितना गलत था उसमें न जाते हुए ये स्पष्ट कर दिया इस सरकार ने कि चुनाव के पहले वो ख़त्म कर दिया, ताकि चुनावी एंगल उसका दिखे। 2% वो कलिगा, 2% लिंगायता में बांट दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन चुनाव के पहले आप इस तरह के फैसले अगर आप ले रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ वीक विकेट पर आप चले गए हैं। तेजस्वी सूर्या इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो बागी हैं उनके लिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं होता, यानी कि वो ये कहने की कोशिश में है कि आप अपने लड़के के लिए टिकट चाह रहे थे या फिर आप खुद के लिए भी चाह रहे थे, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, जिसको मौका मिल रहा है उसको मिल रहा है मौका। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी उस परिवारवाद से अछूती रही है पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जो इस बात का जिक्र कर दिया जाता है उन बागियों के लिए? देखिए, तेजस्वी सूर्या ये कह सकते हैं क्योंकि जो साउथ बेंगलोर की सीट जहाँ से वो चुन करके आए, अनंत कुमार जी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता, और वो जो एक ग्रुप
जो आडवाणी जी से मोदी जी की तरफ खिसक आया था, वेंकैया नायडू जी का, और अनंत कुमार उसी में थे, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से सुषमा जी भी। तो ये उन नेताओं की जमात थी। और इस सरकार में भी आपको याद होगा कि पिछली सरकार में मंत्री भी थे वो मोदी जी की। दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य कारण बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं रह रहा था, लेकिन पिछले चुनाव में वो मौजूद थे। तो उनकी सीट जब खाली हुई, लोकसभा की सीट, तो लोगों ने कहा कि उनकी पत्नी चाहती हैं लड़ना, शायद वही लड़ेंगी, क्योंकि उस सीट पे वो लगातार जीतते चले आ रहे थे। शहरी सीट है, पॉपुलर आदमी थे। वो टिकट नहीं दिया गया उनकी पत्नी को, उनके परिवार को, तेजस्वी सूर्या को दिया गया। तो तेजस्वी सूर्या तो कह सकते हैं, पर राजनीति का ये स्वरूप कि वहाँ पर बेटों को टिकट दिया जाता है, दिलवाया जाता है, इससे कोई अछूता नहीं है हमारे देश में। इससे कोई अछूता नहीं है। कह दी गई बात। पर नाराजगी को आखिर जस्टिफाई कैसे किया जाए? ये तो बात है, क्योंकि रो रहे हैं नेता, अब वो जस्टिफाई तो करना होगा। ये अंदाजा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को कि सरकार जरा कमजोर विकेट पर है इस बार। पक्ष अपना उतना मजबूत नहीं है। तो तमाम तरह के दूसरे प्रयास भी हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो हिजाब का मुद्दा है वो खिल गया वहाँ। किसने किया, कौन चाहता है कि कम्युनल डिवाइड हो, हमें नहीं पता। अजान का मुद्दा, ये सब तमाम मुद्दे जो हैं वो चुनाव के 1 साल पहले से आपको वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। मामला अदालत पहुँचा हुआ है, बिल्कुल अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन इन मुद्दों ने वहाँ पर एक सियासी माहौल बना रखा है, क्योंकि जो काम के दम पे जीतने वाली बात है, जैसे कि वो गुजरात में आप सही में काम भी देखते हैं, काम भी देखते हैं, मोदी जी की पहचान भी देखते हैं, और दोनों का असर होता है कि ज़बरदस्त नतीजे आते हैं। काम के दम पर हम जीतेंगे, इस तरह की बातें अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बहुत कम अवधि में एक विश्वास कैसे जीता जाए उसकी कुछ स्कीमें निकाली हैं। गृहलक्ष्मी योजना, ज्योति योजना, गृहलक्ष्मी में वो 2-2 हज़ार का पेंशन महिलाओं को दे देंगे, सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। तो इस तरह की योजनाओं के ज़रिए उन लोगों ने, कांग्रेसियों ने एक जगह बनाने की कोशिश की है और उसमें उन्हें सफलता मिलती दिख रही है। और आपको उत्तर भारत की जैसा नहीं है मामला वहाँ कांग्रेस का। मैं वहाँ घूमा हूँ, मैं कह सकता हूँ आपको शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले कांग्रेस के समर्थक हर जगह मिल जाएंगे। उसका लाभ वहाँ पे कांग्रेस को है। ऊपर से 2 बड़े नेता हैं उनके पास, एक DK शिव कुमार हैं जो कि वोकलिगा बिरादरी से आते हैं और मजबूत नेता माने जाते हैं। और दूसरे कुरुबा समुदाय, वहाँ बहुत बड़ा समुदाय माना जाता है OBC में, उसके नेता और OBC के बड़े नेता माने जाते हैं सिद्धरामैया। सिद्धरामैया पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये वोकालुगा समुदाय, जो कि असल में तो देवेगौड़ा की पार्टी JDS के साथ जुड़ा करता था, लेकिन बहुत बड़ा चंक अब कांग्रेस के साथ आने लगा है। लिंगायत BJP के साथ होते हैं, लेकिन लिंगायतों के बड़े नेता येदुरप्पा, मुख्यमंत्री के पद से उनको हटाया गया, बोमाई को लाया गया। बोमाई भी लिंगायत है, लेकिन येदुरप्पा जी को भ्रष्टाचार के सवाल पर पार्टी नेतृत्व ने कहा था हट जाइए। हालांकि उम्र की बात कही थी, लेकिन वहाँ ये खबरें फैली हुई थी कि इनके ऊपर कहीं करप्शन के मामले ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे, कहीं चुनावी तौर पे मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। तो वो एक देखिए कि हालांकि फिर स्वागत भी तो मंच पर, लेकिन येदुरप्पा की अपनी एक राजनीतिक शख्सियत है, बिल्कुल है। आप इस बात को मानिए। लिंगायतों में वो सबसे बड़े नेता हैं, तो भले ही उनके ऊपर आरोप चस्पा होते रहते हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन उनकी अपनी समुदाय पर जो पकड़ है वो बहुत मजबूत रहती है। लेकिन अब उन्हें आप मुख्यमंत्री से हटा करके चाहते हैं कि दूसरे नेता को, तो वो कितना
इस बात से खुश हैं। नहीं, हालांकि उनकी नाराजगी ऊपर से राजनीतिक दिख तौर पर नहीं रही ईगो है, को हर्ट तो करता ही है। पर ऊपर से उनकी नाराजगी अभी तक दिख नहीं रही है। तो कांग्रेस की तरफ इस बार इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि एक एडवांटेज सा है, पार्टी में लड़ाई इसलिए नहीं हो रही है टिकटों को लेकर के, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जीत कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी जितना ज़्यादा इस भगदड़ी में अपने आप को महसूस वहाँ कर रही है, हाल के दिनों में ऐसा तो कभी महसूस किया नहीं गया था कि भाई टिकटें घोषित हो जाएं तो लोग बगावत कर दें। ये भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है उससे मैच नहीं कर रहा है। बहुत से नेता हैं जिन्हें शांत कर दिया गया है, अनंत हेगड़े, कतील, ये लोग ऐसे थे जो कि बहुत ही एक कह सकते हैं कि पहचान की राजनीति, कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में जो होता है उसका आरोप इन पे लगता था, हवा बहाते थे। लेकिन वो भी देख रहा हूँ वो लोग भी शांत हैं। मसला क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस को खुश होने की ज़रूरत है ये सब देखकर, क्योंकि जो ट्वीट किया गया मैंने शुरुआत उसी से की, आते रहेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ये जैसे लग रहा है कि अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। उनकी तो हालांकि 12 ही सीटें अभी घोषित होनी है, 12 टिकट देने हैं। 166 अभी सिर्फ कांग्रेस के हुए। कांग्रेस में भगदड़ मच जाए, अभी आधे ही टिकट अब बांटे हैं। ये कांग्रेस के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इस भगदड़ से जो वहाँ है उससे क्या निकलता है, और उस हिसाब से हम उन सीटों पे, क्योंकि हमारे कुछ सीटें तय थी वो हमने फट से कर दी, कुछ सीटों पर हमें देखना है, तो हम देख करके अब देंगे, क्योंकि इनके यहाँ हंगामा मचा, ये उनका वर्जन है, हो सकता है। कांग्रेस के लिए खुश होने की बात है या नहीं है, इस बारे में ऐसे आकलन करिए कि भारतीय जनता पार्टी आज तक उसने कई दफ़े सरकार बना ली कर्नाटक में, लेकिन आज तक 224 में 125 सीटें आनी चाहिए अपनी सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आज तक नहीं आ पाई। यह हकीकत है। 2008 से आज 2023 15 साल हो गए, लगातार कई सरकारें बना चुकी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में, लेकिन उसे कभी 125 का आंकड़ा नहीं मिला ताकि वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सके। कांग्रेस मैनेज करती रही है समय समय पर, उसे पिछली दफ़ा उसे नहीं मिला था, लेकिन वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी से उसके 2% ज़्यादा वोट थे, लेकिन सीटें कम आई थी। ऐसा होता है कि वोट आपकी ज़्यादा हो, सीटें कम आ जाती हैं। कांग्रेस के लिए तभी खुश होने की बात होगी जब उसके अपने 125 उम्मीदवार जीत जाएंगे, पूर्ण बहुमत। वरना हो क्या रहा है इधर हाल के दिनों में, या तो उनके विधायक टूट जा रहे हैं क्योंकि दूसरे की मदद से सरकार बन रही है, जो इस बार हुआ 2000। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात कही जाती है कि वो जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने में सबसे ज्यादा माहिर है। भाई वो बाकी लोग तो उतना नहीं बना पाते हैं, तो या तो टूट जा रही हैं, या फिर अगर बहुमत ना हो तो फिर पहला मौका आपको याद कीजिए येदियुरप्पा को मिला था। पिछले चुनाव में भी जो इन्विटेशन उन्हें मिला था गवर्नर की तरफ से, क्योंकि वही सबसे बड़ी पार्टी थे तो मिलना ही था उनको। हालांकि वो जोड़ नहीं पाए और बाद में जेडीएस ने और कांग्रेस ने मिला के सरकार बना ली, लेकिन फिर बाद में कांग्रेस के ही विधायक टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए और सरकार आज तक देखिए चल रही है। तो कांग्रेस तभी खुश हो सकती है जब वो 125 ला पाए। अगर उसके पहले वो खुश होने लगेगी तो उसे दिख रहा है जो चीज़ शायद वो प्राप्त नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से कांग्रेस को जीत नहीं लेने देगी। दूसरी वजह, क्योंकि कांग्रेस को खुश क्यों नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव केवल एक राज्य की चुनाव नहीं है। कर्नाटक के चुनाव वो जो 2024 की लड़ाई है उसकी दुधुम्बी बजाने वाले हैं, रणभेरी बजा देंगे। साख भी इसमें बहुत सारे लोगों की लगी है। बहुत। वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, तमाम सारी चीजें हो चुकी है वहां पर। आप कहेंगे कि राहुल गांधी उधर से गुजरे, देखिए चुनाव हुआ और वहां जीत हो गई कांग्रेस की। वो मामला जिस पर सदस्यता गई ताजा, वो कोलार से ही शुरू हुआ, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और कर्नाटक में जीत गए तो लोकसभा जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हृदय प्रदेश हैं वो दरअसल उत्तर भारत में ही है, वो इस तरफ है। तो ऐसा नहीं है कि वो हार जाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले वहाँ तो लोकसभा हार जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि पिछड़ने लगती है भारतीय जनता पार्टी वहाँ, तो फिर आप ये
ज़रूर बात करते हुए दिखेंगे कि 2019 के चुनाव में तो 28 सीटों में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। मोदी जी की यहाँ सरकार जो 303 वोटों से चल रही है, 303 सांसदों वाली सरकार, तो उसमें 26 तो आते हैं कर्नाटक से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी घटत हो जाएगी। 28 में से 26 जीते हुए हैं। पहला तो वो आकलन होने लगेगा। दूसरा ये हो जाएगा कि ये तमाम अडानी प्रकरण, हिंडनबर्ग रिपोर्ट वगैरह वगैरह, ये लोकतंत्र की हत्या का आरोप वगैरह वगैरह, क्या सच है? ईडी सीबीआई, क्या ये सच है? और क्या ये मुद्दे कामयाब हो गए? महंगाई, बेरोजगारी। तो केवल वो उस राज्य भर का चुनाव नहीं है, वो चुनाव जो है वो एक प्रोजेक्शन देगा आने वाले दिनों के चुनाव के लिए। और किसी के लिए खुश होने की बात नहीं है। और लोकसभा चुनाव ही नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये चुनाव भी तो हैं। यहाँ जो नतीजे आएंगे उसकी परछाई तो सीधे जाकर के पड़ेगी इन 3 चुनाव पर। एक होता है ना कि बिल्कुल प्रवेश कर रहे हैं, पैर रख रहे हैं पहला, तो कर्नाटक में अब पैर रखा जाएगा। वो किसका पैर किस तरह से सही पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी से कांग्रेस खुश हो जाए या भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाए, ये अभी कहना थोड़ा जल्दी होगी। अब देखिए ना, दक्षिण भारत में कर्नाटक है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, आंध्रा। कर्नाटक ही वो राज्य है जहाँ से 28 में से 26 सीटें मिल गई। मान लीजिए कि कुछ सीटें घटती हैं, तो दक्षिण के कौन से राज्य हैं जहाँ से भरपाई होगी? और इधर 2 राज्य ऐसे हैं, बिहार और महाराष्ट्र, जहाँ पे वैसे ही सब कुछ हिला हुआ है। दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं। और अगर ये 28 में से थोड़े भी कमते हैं तो तेलंगाना में थोड़ी सी संभावना हो सकती है, लेकिन कितना भरपाई? 28 सीटें बहुत, 26 सीटें बहुत होती हैं। तमिलनाडु में कोई चांस नहीं, आंध्र प्रदेश में चांस नहीं, केरला में चांस नहीं। तो कर्नाटक के सिटाडेल को, कर्नाटक के फोर्ट को बहुत संभल कर बचाना भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बढ़ रही है, जितनी मजबूत अपने आप को वहाँ पा रही है, उत्तर के किसी राज्य में उस मजबूती से वो चुनाव के इतने पहले, एक मान लीजिए अभी 1 महीने का फासला है, 13 आज हम बात कर रहे हैं, इसी 13 को अगले नतीजे आएंगे और उस दिन हम लोग नतीजों पर बात करेंगे। लेकिन इस 1 महीने के भीतर इस वक्त जितना कांग्रेस अपने आप को मजबूत पा रही है, हाल के दिनों में इतनी मजबूत अपने आप को कांग्रेस हिमाचल में भी नहीं पा रही थी, जबकि वहां वो चुनाव जीत गई। मजबूत पा रहे हैं खुद को, खुद मजबूत हो गए हैं, सामने वाला कमजोर हो गया है, इसलिए खुद को मजबूत पा रहे हैं। ये तो नतीजे ही बताएंगे। 1 महीने, स्पष्ट 1 महीना है पूरा। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उथल पुथल मची है तो उसकी क्या और वजह है? क्या कोई और वजह भी है? और इससे क्या कांग्रेस को खुश होने की जरूरत है? जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, चुटकी लेने की कोशिश की, क्या अभी से जल्दबाजी नहीं है? और क्या असल में कांग्रेस अपने आप को मजबूत पा रही है कर्नाटक में? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।